गुड इवनिंग इन्वेस्टर्स एंड लर्नर्स। यदि आप एक लर्नर हैं या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट का मतलब ये है, ये एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना पैसा लगाते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं। ठीक है। पहली चीज़ है, पैसे से पैसा बनाना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि पैसा लगाना और उसको खोना होता है। ठीक है। तो ये, अगर आप टेक्निकली फंडामेंटल प्लस टेक्निकली अगर आप सही तरीके से अपने पैसे को सही जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा इतना कंपाउंडिंग होता है, आप उसको सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके अंदर जितना पैसा लगाते हैं आप लूज करते जाते हैं, करते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि आप मार्केट को छोड़ देते हैं और आप कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, एक गैम्बलिंग है, एक बहुत ही डरावनी चीज़ है। ठीक है। तो दोनों तरीके के एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल सकते हैं। पहला एक्सपीरियंस है प्रॉफिटेबल और बिल्कुल सूझबूझ के साथ काम करने वाला एक्सपीरियंस। दूसरा एक्सपीरियंस है आपका दिवालिया होने वाला एक्सपीरियंस है कि आपने जितना भी पैसा इसके अंदर लगाया है आपका पोर्टफोलियो माइनस पे माइनस हो रहा है या आपका पैसा ज़ीरो हो गया है। देखिए, दोनों एक्सपीरियंस अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये आपके एक्शंस हैं जिसकी वजह से आप अपने फंड को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं और उसमें एक इम्पैक्ट देख रहे हैं उसका। ठीक है। तो इसका मतलब है कि देखो, पैसा वही है जो आप लगा रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है। एक वो रिजल्ट है जिसमें आपका पैसा मल्टीप्लाई हो गया है। दूसरा ऐसा है, दूसरा जो केस है उसके अंदर आपका पैसा डूब गया है। तो आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या डुबाना चाहते हैं? यदि आप अपने पैसों को, अपने फंड्स को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान में रखनी है। ठीक है। और अगर आप इसको डुबाना चाहते हैं तो आप आड़ा तिरछा किसी से भी कहने पे आके, किसी के भी कहने पे आके आपने क्या किया, वहाँ वहाँ अपना पैसा लगा दिया और अंधाधुंध लगा दिया। कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है पैसा लगाने का। आपने जिसने जो बोला आपने वो लगा दिया, आपने किसी से मांगा वो लगा दिया, उधार लिया लगा दिया। तो ये जो अंधाधुंध तरीका होता है पैसा इन्वेस्ट करने का, ये आपको बर्बाद कर देता है। और अगर आप सूझबूझ के साथ अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा हमेशा मल्टीप्लाई होगा और आप रिस्क फ्री तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है। देखो, ऐसा है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर वास्तव में आना चाहते हैं या पहले से ही अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अगर आपका पोर्टफोलियो माइनस में जा रहा है, ठीक है, आपने ऐसे स्टॉक लिए हुए हैं कि वो काफ़ी समय तक वो नीचे ही हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ रिव्यू करने की ज़रूरत है अपनी लर्निंग में। एक रिव्यू कीजिए। यदि आप अपनी लर्निंग में रिव्यू करते हैं तो आप, हो सकता है कि आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आए और आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें बदलाव होगा। ठीक है। आप 100% प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमने उन पोर्टफोलियोज के ऊपर हमने रिसर्च की और हमने जाना कि जिन लोगों ने करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट से बनाए हैं उनकी साइकोलॉजी क्या थी। देखो, 20% ये इन्वेस्टमेंट होता है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट होता है, और 80% ये आपकी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी का मतलब है कि पेशेंस है, कि आप अपने फंड को कितने समय तक स्टॉक मार्केट के अंदर आप रोक सकते हैं विदाउट एनी ग्रीड। ग्रीड का मतलब लालच। जनरली क्या होता है कि जब आपका स्टॉक 20%, 25%, 50%, 100% बढ़ जाता है तो आप क्या करते हैं कि अपना पूरा पोर्टफोलियो को
आप एंटायर पोजीशन आप एग्जिट कर देते हैं। तो जब एग्जिट कर देते हैं और वो जब और ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो आप उसको ले ही नहीं पाते, और आप क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं। आपने प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन आपका जो फंड है वो सिर्फ सिंगल मल्टीप्लाई हुआ है। आपका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं हुआ, कंपाउंडिंग नहीं हुआ। आपने उसको सिर्फ मल्टीप्लाई किया लेकिन कंपाउंडिंग नहीं कर कर पाए आप उसको। तो कंपाउंडिंग करने के लिए जो एंटायर पोजीशन आपको एग्जिट नहीं करनी होती है, इसके अंदर क्या होता है कि आपने सपोज मान लीजिए आपको फंड्स की ज़रूरत है, तो आपको क्या करना है कि जो आपका प्रॉफिट, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको निकालना है, जो प्रॉफिट वाला है उसको हमेशा के लिए छोड़ देना उसको। नेवर सेल योर प्रॉफिटेबल अमाउंट, प्रॉफिटेबल अमाउंट, ठीक है। वो स्टॉक जो प्रॉफिट के हैं उनको आपने कभी भी सेल नहीं करना। इस साइकोलॉजी के साथ आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप रहेंगे तो आप करोड़ों रुपए इसके अंदर कमा सकते हैं। और ये स्टॉक मार्केट एक्चुअली क्या होता है, ये एक ऐसा गेम है जो धीरे 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 करके ऊपर ऊपर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब 10 साल 15 साल उसके बाद कंपाउंडिंग करना स्टार्ट करता है। पहले ये ऐड होता है, फिर ये मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके बाद ये कंपाउंडिंग होता है। तो पहले ऐड, फिर मल्टीप्लाई, फिर कंपाउंडिंग। तो लोग कंपाउंडिंग तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, एडिशन तक रहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं बहुत सारे, इसीलिए वो अपना पैसा नहीं बना पाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो एक इन्वेस्टर तो होते हैं अच्छे, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है 20% 25% लेके निकल जाते हैं, फिर वो ऐसे ही करते रहते हैं जब तक मार्केट ऊपर चले जाती है, फिर वो ऊपर लेते हैं, फिर उनका पोर्टफोलियो नीचे चला जाता है। तो यही गेम चलता रहता है। और इसमें आपको कभी भी लॉन्ग टर्म में आपको कभी भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। समय निकलता जाएगा लेकिन आप उस हिसाब से आप चीज़ों को एनकैश नहीं कर सकते जो आपको चाहिए। जितना आपको कमाना चाहिए था उतना आप नहीं कमा पाए। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो मैं हमेशा ये कहूँगा आपको कि आपको 80% अपना फंड्स को ईटीएफ में लगाना है। टोटल 1 लाख रुपए आपको स्टॉक्स के अंदर नहीं लगाना। पहले आप एक इन्वेस्टर बनो, ठीक है। इन्वेस्टर जब आप बनोगे, प्रॉपर इन्वेस्टर बनोगे, इन्वेस्टर का मतलब है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करना है उसमें आपको लॉस नहीं होना चाहिए। आपको इस तरीके से अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करना है। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो तैयार करो। फिर पोर्टफोलियो तैयार करने के बाद क्या है कि उसको इन्वेस्टमेंट करते जाओ। अभी इनकम का मत सोचिए कि मुझे इनकम जनरेट करनी है, 1 लाख से 2 लाख बनाना है, 2 से 5 लाख बनाना है, ऐसे नहीं। सबसे पहले आपको एसआईपी मॉडल पे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप सबसे पहले 80% ईटीएफ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और 20% आप स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। सारा 1 लाख रुपए स्टॉक्स के ऊपर मत कीजिए। दैट इज माई रिकमेंडेशन। बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप पूरा 1 लाख रुपए स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको टेक्निकली प्लस फंडामेंटली बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। दूसरों के कहने पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए कि आपने सीधे 1 लाख रुपए ठोक दिया। आपको हमेशा सबसे पहले फंडामेंटल देखना है, फिर उसका टेक्निकल देखना है, फिर उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करता हूं, और ईटीएफ में थोड़ा थोड़ा करके मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। एक डीमेट अकाउंट के अंदर मैंने एक गुल्लक बनाया है। उस गुल्लक के अंदर कभी 1,000 रुपये, कभी 500 रुपये, कभी 300 रुपये, कभी
2,000 रुपये, कभी 5,000 रुपये। ठीक है, जब भी मुझे प्रॉफिट होता है या कहीं से मेरे पास फंड्स आता है, जैसे सैलरी का कुछ अमाउंट आ गया, इस तरीके से मैं ईटीएफ के अंदर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा, कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी 300 रुपये स्टॉक्स के अंदर फिर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो पहले ईटीएफ के ऊपर, फिर स्टॉक्स के ऊपर, और फिर उसके बाद क्या है, ये जो दोनों चीज़ें हैं इनके ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ से करता हूँ, मेरा फंड कहाँ से आता है। देखो, जब तक आपकी इनकम कहीं से नहीं होगी तब तक आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको जॉब करनी है, ठीक है, या बिजनेस करना है। कहीं ना कहीं आपका इनकम का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए, चाहे आप सैलरीड हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको एक इनकम का सोर्स होना चाहिए आपका। जब आपके पास इनकम का सोर्स होगा तो उसमें से आप बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए 10%, 5%, 20%, जो भी आपको लगता है उसको आप सेविंग करके अलग से लाके, और उसके बाद आप ईटीएफ के ऊपर प्लस स्टॉक्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी मॉडल पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ ये होती है इसके अंदर। आप, अगर आप बहुत सारे यूट्यूब में आपने देखे होंगे वीडियोस की, आप 10,000 लगाएं और 1 करोड़ कमाएं, 20,000 लगाएं, 8 करोड़ रुपए कमाएं, 50,000 रुपये लगाएं, 1 करोड़ रुपए कमाएं। देखो, इन्वेस्टमेंट करके 50,000 करके आप 1 करोड़ रुपए एकदम से नहीं कमा सकते। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। आप उनकी वीडियोस को देख देख के ना बड़े खुश हो जाते हो कि इतना, इतने कमाने के लिए, और जरा सुनते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके की जो वीडियो है ना, ये मैं कहूँगा कि ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि स्टॉक मार्केट के अंदर के 50,000 में एकदम से आप करोड़पति बन गए। आपको सबसे पहले एक इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, जब आपका एक कैपिटल बड़ा हो जाएगा, जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाएगा तो आप उस बड़े कैपिटल को एक डीमेट अकाउंट में रख कर, और उसके बाद उससे आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। प्लस आप कहीं पर बिजनेस कर रहे हैं या सैलरी आपकी आ रही है, उसमें से भी कुछ बचा के, और इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो फंड है, जो इन्वेस्टिंग जो फंड है, वो एक फंड में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, कुछ इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए पहले आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते थे महीने का, तो अब हो सकता है कि आप 15,000 रुपये, 5,000 रुपये और, यानी 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आप करें। तो कुछ ना कुछ आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना है कि आप जॉब करें, बिजनेस करें, या फिर आप एंटरप्रेन्योर बने, या कहीं ना कहीं से आपकी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, नंबर वन। ठीक है, आप प्रोफेशनल हैं, फ्रीलांसर हैं, जो भी आप हैं। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि इसका कितना परसेंट मुझे बचाना है जो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ ये आती है, दो चीज़ें ये हो गई, तीसरी चीज़ ये आती है कि आपके पास चलो फंड आ गया है, अब आपको किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, अगर आपके पास 10,000 रुपये, तो एकदम से 10,000 रुपये आपको एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आपको 10,000 रुपये भी 10 पार्ट में या 5 पार्ट में आपको डिवाइड करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि स्टॉक के फंडामेंटल को समझना है, टेक्निकल को समझना है, ब्लाइंडली कभी भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और जो भी स्टॉक आप ले रहे हैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। शॉर्ट टर्म या ग्रीड या फियर, ठीक है, ड्राइव आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कि आप उसको एकदम से सेल कर दो। नहीं तो आप जो प्रॉफिट कमाना चाहते हो
वो कभी प्रॉफिट आप नहीं कमा पाओगे स्टॉक मार्केट से। आप टाइम पास करते रहोगे, टाइम पास आपका अच्छा होगा, लेकिन आपका टाइम पास प्रॉफिटेबल नहीं होगा। जब आपका कोई प्रॉफिट हो जाए, मान लीजिए कि आपके 50% बढ़ जाए, 70% बढ़ जाए, तो आप एंटायर पोजीशन को कभी भी एग्जिट मत करो, सेल मत करो। आप सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, सिर्फ अपना फंड आप निकाल लीजिए, उसके बाद जो बच गया है उसको आप रिटेन करके रखिए। वो स्टॉक्स आपको मतलब सेल नहीं करना, नॉट फॉर सेल वाली कैटेगरी में आप डाल दीजिए। ठीक है। तो आपके कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो नॉट फॉर सेल में होंगे, कि जो आपने ले लिए, ये समझ लो कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। ठीक है। तो आपको इसीलिए कहा है कि आपको वो पैसा सेव करना है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए 5%, मैं कहता हूँ कि अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 25,000 रुपये है, तो आपने दो, चाहे आप 2,000 रुपये आप सेव करो, चाहे आप 5,000 रुपये सेव करो, लेकिन आपको इस पैसे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चाहे आप 1,000 रुपये करो, लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं कि आपने स्टॉक लिया और अगले महीने आपको जरूरत पड़ गई उनको सेल करने की, तो इसका कोई फायदा नहीं है स्टॉक मार्केट में। इससे बढ़िया क्या है कि आप कोई भी डीमैट अकाउंट मत खुलवाइए और मत करिए इसके अंदर काम। ठीक है। अब जो भी एस्पिरेंट हैं जो इसमें काम करना चाहते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये उनको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब चलते हैं फंडामेंटल के ऊपर। अब देखो, फंडामेंटल के ऊपर चलने से पहले, सबसे पहले देखो, एक डिस्क्लेमर को हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो ये एक्सपीरियंशियल और लर्निंग पर्पस के लिए है हमारी वीडियो। हम एनएससी सर्टिफाइड है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर, और एनआईएसएम सर्टिफाइड है, बट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। इसीलिए कोई भी चीज़ है वो आप अपने रिस्क पे इसको एनालाइज कीजिए। ठीक है। और कोई भी स्ट्रेटेजी है, पहले उसको पेपर रिसर्च कीजिए उसके ऊपर, उसके बाद जाके आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो मार्केट हमेशा रिस्क रिस्क से भरा हुआ है। हम सिर्फ क्या है कि एक प्रोजेक्शन आपको दे सकते हैं कि हाँ, ये स्टॉक का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। हमने इसके ऊपर रिसर्च की है कि ये फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, आगे जाके ये इतना जाएगा। लेकिन मार्केट के अंदर हमेशा रिस्क बना रहता है। जैसे गवर्नमेंट बदल गई, कहीं पर युद्ध हो गया, वार हो गया है, कोरोना जैसी स्थिति आ गई है। ठीक है। कई ऐसे सरकमस्टेंसेस आ सकते हैं कि जिससे मार्केट एकदम क्रैश हो सकती है। तो इसीलिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछें। ठीक है। या फिर आप अपनी रिसर्च करें। तो फंडामेंटल के लिए अगर हम बात करें, तो जैसे स्क्रीनर है, ये स्क्रीनर के अंदर सपोज मान लीजिए कि हमें कोई भी कंपनी है, सपोज हम चलते हैं RVNL के ऊपर। जैसे सपोज रेल विकास निगम लिमिटेड है, तो एक एग्जांपल हमने ले लिया है कि इसका फंडामेंटल अगर हमें चेक करना है तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले तो इसकी मार्केट कैपिटल अच्छी होनी चाहिए, ये मिड कैप है। ठीक है। मार्केट कैपिटल इसकी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन 77,250 है, 370 रुपये का है। बहुत ही कम प्राइस है इसका, लेकिन ये 25 रुपये से 370, यानी मल्टी बैगर रह चुका है ये। अभी 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू, इसका मतलब स्प्लिट हो सकता है और बम्पर रिटर्न भी दे सकता है, कि एक के बदले 10 दे सकता है। अगर आपके पास 100 है, एक के बदले इसने 10 दे दिए, तो कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। अगर आपके पास मान लीजिए 250 है, तो ये 2,500 हो जाएंगे। और दोबारा से जब इसका रेट इतना आ गया, तो इसका मतलब है कि बम्पर रिटर्न है। तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं है, ROE कोई नेगेटिव नहीं है इसमें, 20% ठीक है। ROC
इसके अंदर 18.7% है, तो ठीक है, डिविडेंड इसका थोड़ा कम है। उसके बाद चलते हैं इसका चार्ट। देखो चार्ट में आप देखेंगे कि 120 रुपये से ये कहाँ चला गया, कितने साल का है इसका चार्ट, 1 साल का। अगर मैं 3 साल की बात करूँ तो देखो 28 रुपये से, और ये चला गया 370 पे। ठीक है, तो ये चार्ट बड़ा अच्छा है इसका। चलते हैं नीचे। ठीक है, ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये फंडामेंटल के लिए कर रहे हैं, कि फंडामेंटल चेक कर रहे हैं कि कोई नेगेटिव तो नहीं है। देखो कंपनी अच्छी डिविडेंड को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉज है, उसके बाद है इसकी सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है लास्ट 10 ईयर्स में। अगर हम इसका कॉन्स में देखें तो ट्रेडिंग 9.82 टाइम्स बुक वैल्यू है इसकी, यानी ज़्यादा है काफ़ी बुक वैल्यू। ठीक है, अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम इसकी इतनी है, 1183 करोड़ है। प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स। इसकी प्रोमोटर होल्डिंग कम हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग कम हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसका, क्योंकि प्रोमोटर्स आएंगे और जाएंगे। ठीक है, जाते भी हैं आते भी हैं, इंक्रीज भी होते हैं। अब इसकी जो सेल है, ये देखो सेल है ना, ये सेल बढ़ती जा रही है, ये अच्छा इंडिकेशंस है। उसके बाद है इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, आप देखिए 344 था, 211, 222 ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है, 433 हो गया। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट भी इसका ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं नेट प्रॉफिट, यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रॉफिट है, 1463 करोड़ का प्रॉफिट है इसका नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका ठीक है। उसके बाद है इसका, अगर बैलेंस शीट में हम आगे चलते हैं, बोरोइंग्स, लाइबिलिटीज एंड बोरोइंग्स। देखो एस टोटल लाइबिलिटीज और एसेट को बैलेंस किया जाता है इसके अंदर, दैट्स व्हाई इट बिकम्स ए बैलेंस शीट। हम कैश फ्लो देखते हैं इसका, कैश फ्लो कहीं इसका नेगेटिव तो नहीं है। नेट कैश फ्लो इसका क्या है, 2023 में इसका कैश फ्लो माइनस था, और इतना माइनस था उसके बाद देखो ये प्लस हो गया, 221 प्लस हो गया ये। तो 2024 का इसका जो कैश फ्लो है वो प्लस हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जो स्टॉक है फंडामेंटली स्ट्रांग है। लेकिन अगर ये 50-100 रुपये नीचे गिर जाता है, मान लीजिए इसका कैश फ्लो अगर इसका नेगेटिव हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये 100 रुपये नीचे गिर सकता है, और जब ये नीचे गिरेगा तो आपको एसआईपी लगानी है। तो ये एसआईपी के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, एसआईपी के लिए बहुत बढ़िया है, इसको एकदम से नहीं खरीदना है। अगर आपके 10,000 रुपये हैं तो इसको सबसे पहले आप 1,000 रुपये में खरीदो, फिर ये नीचे जाएगा थोड़ा बहुत तो फिर थोड़ा बहुत खरीदो इसको। तो आपको एसआईपी में इसको खरीदना है, एकदम से नहीं खरीदना। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का ठीक है, 78 से 72 नॉट बैड, बढ़िया है। तो इसका हमने जब एनालिसिस किया तो हमने इसका पाया आरवीएनएल का, कि आरवीएनएल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एक कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिस्ट्री और रेलवेज के उसमें आती है, अंडर में आती है ये। ठीक है, बहुत सारे इसके टास्क हैं, जैसे डबलिंग, गॉज कन्वर्सन, न्यू लाइंस, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस जो हो गए, वर्कशॉप हो गए। तो बहुत सारे इसके टास्क हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को असाइन करती है, और ये उन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्या करती है, इम्प्लीमेंटेशन कराती है। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा मेजर रोल है। तो ये जो इनकॉर्पोरेशन है ये एक जिम्मेवारी के साथ काम कर रही है, और इसमें जो ग्रोथ है बहुत अच्छी ग्रोथ है आगे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का है। ठीक है, रेलवे गवर्नमेंट पहाड़ों तक भी ले जाना चाहती है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये रेल विकास निगम लिमिटेड आज 370 का दिख रहा है, ये लगभग 3,000 पे भी जा सकता है आगे भविष्य में। अगर ये 3,000 पे नहीं जाएगा, ये आपके फंड को मल्टीप्लाई कर देगा। कैसे,
आज ये 10 रुपए का एक फेस वैल्यू है, कल ये 1 रुपए का होगा, तो 10 गुना आपको क्या देगा ये, बोनस शेयर्स देगा। आज आपके पास मान लीजिए 1000 स्टॉक्स हैं। आज आपके पास 1000 स्टॉक्स हैं, तो 1000 × 10, यानी 10,000 भी हो सकते हैं आपके पास। तो 10,000 स्टॉक्स, आप समझ के चलो कि 15 साल में आपके पास 10,000 स्टॉक भी हो सकते हैं। तो जब 10,000 स्टॉक होंगे और उसको, उसका जो प्राइस होगा सपोज 500 रुपये भी होगा, तो 10,000 × 500 आप कर लीजिए। 1 मिनट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख हो गया। तो 50 लाख, 1000 स्टॉक अगर आप धीरे धीरे करके इसको धीरे धीरे करके लेते रहते हैं, तो इसका मतलब जो 1000 स्टॉक है उसको आप 10,000 समझिए। ठीक है, क्योंकि स्प्लिट होगा भविष्य में, और 10,000 × 5 यानी 50 लाख का फंड है ये, अगले 15 से 20 साल का। आप ये समझ के चलिए। ठीक है, क्योंकि जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो थोड़ा सा प्रॉफिट जब हो जाता है तो बाहर निकल जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म का उनका होराइजन ही नहीं होता है। तो आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म का होराइजन आप देख के चलिए, और थोड़ा थोड़ा करके आप लीजिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ चलो आप 1000 नहीं भी ले पाओगे तो 100 ले लीजिए, कि 100 × 10। देखो, 100 × 10, 1000 भविष्य में जब आपके पास होंगे, तो 1000 × 500, यानी 5 लाख के आसपास। 1000 × 500 कितना होता है? 5 लाख के आसपास। आपने लगाया कितना? ठीक है, जितना भी आपने लगाया उसका कितना गुना आपको मिल गया, आप टोटल खुद ही कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। हम आपको ये एक प्रोडिक्शन दे रहे हैं कि ये वाला जो स्टॉक है इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स का फंडामेंटली। अब होता है, अब आती है बात टेक्निकली। अब टेक्निकली में देखो, एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। जब एक बार फंडामेंटल किसी स्टॉक्स का बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसके बाद हम उसको टेक्निकली कैसे हैंडल कर सकते हैं। टेक्निकली उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन ऐसा है कि हमें चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आरबीएनएल है। आरबीएनएल का हम चार्ट देखते हैं। आइए चार्ट पे। अब देखो एक चीज़ है, आपको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है? RSI। RSI लिखा हुआ है। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, RSI के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम इसको बाय या सेल करते हैं, हमेशा बाय इसके अकॉर्डिंग ही करते हैं हम। तो आपने क्या करना है, ये देखो RSI जब 40, अब आप बेसिक चीज़ समझ लो। टेक्निकली आपको कुछ नहीं, जब फंडामेंटल अगर स्ट्रांग होगा तो आपको टेक्निकली सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी टेक्निकली आपको कोई भी बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, सिर्फ RSI पे फोकस कीजिए। RSI अगर 40 या इससे नीचे होता है, तो आप अपने सिप का जो अमाउंट है वो आप डबल कर सकते हैं। ठीक है, सिप का अमाउंट क्या है, SIP का जो अमाउंट है वो डबल कर सकते हैं। नहीं तो ऊपर जो बहुत ऊपर होता है, तो आप अपने SIP का अमाउंट क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये 40 से 60 के बीच में होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आपकी SIP चल रही है नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सपोज यहाँ पर हमें, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ क्या हमें यहाँ पर SIP नहीं करनी चाहिए? SIP की शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं।
जैसे सपोज आपको 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके आपने इसको छोड़ देना है। अगर ये नीचे का ट्रेंड बनाता है थोड़ा बहुत, कि जैसे 325 पे 5-5 रुपये नीचे आता है या 10 रुपये नीचे आता है, तो आपने क्या करना है कि एसआईपी करते जाना है, सेम उतना ही करना है। लेकिन जब ये 40 पे आ गया, यानी जो 40 पे आ गया, तो ये 225 के आसपास आ जाएगा। तो आपको इस समय जब ये 40 या इससे नीचे होगा, तो आप 2,000 रुपये का आप क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसआईपी 2,000 की। ठीक है, 2,000 की। और अगर ये 40 से 35 पे आ जाता है, तो फिर आपको 2,000 की करनी है। 2,000 से ज़्यादा नहीं करनी है, 2,000 की। अदरवाइज आपको नॉर्मल करनी है। और अगर मान लीजिए ये चला गया 74 पे, या 80 पे चला गया, 90 पे चला गया, तो आपको इसकी हाफ करनी है, यानी 500 रुपये की आपको करनी है। यानी एक एक स्टॉक आपको लेना है इसका, ज़्यादा नहीं लेना, एक एक स्टॉक लेना है। तो आपको टेक्निकली समझ में आ गया होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है एसआईपी में। ठीक है, आपको अंधाधुंध तरीके से नहीं करना कि यहाँ टॉप पे गया हुआ है यार, आपने सीधे 10,000 का ले लिया, उसके बाद पता चला कि नीचे आ गया, तो उसके बाद क्या होगा, 370 से 173, सॉरी 250 पे आ गया, तो आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद आपका फंड हो गया। फिर इसको यहाँ तक 400 तक पहुँचने में 6 महीने लग जाएगा इसको। तो इसीलिए आपको बड़ी सावधानी से काम करना है इसके अंदर टेक्निकली। ठीक है, तो आपको मैंने फंडामेंटली बताया, टेक्निकली भी बताया, तो इन दोनों चीज़ों को, दोनों प्रोसेस को आपको फॉलो करना है कोई भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, ये एक बेसिक लर्निंग है, इसको आप समझिए। अगर आप अभी तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो आप इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए। ठीक है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमें फंडामेंटल में क्या देखना है और टेक्निकली में क्या देखना है। देखो, बहुत सारे इंडिकेटर लोग देखते हैं कि बहुत सारे ईएमआई लगाते हैं, सुपर ट्रेंड लगाते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं। हम कहते हैं कि आप एसआईपी मॉडल पे चलो और आरएसआई को देखो, एज ए टेक्निकल इंडिकेटर इसको देखो। और जब ये 40 या इससे नीचे होता है, तो आपको एसआईपी की अमाउंट को डबल करना है। नहीं तो एसआईपी आराम आराम से करते रहो, और हर महीने के अंतराल में करना है। ये नहीं है कि आपने एसआईपी किया और पता चला कि एसआईपी 10 दिन के अंदर 10 बार आपने एसआईपी कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपको एसआईपी करना है, महीने में सिर्फ दो, 2 बार करना है। महीने में सिर्फ 2 बार करना है। ठीक है, और महीने में 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, और उसको समय देना है आपने। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका सपोज आपने लिया था 185 रुपये पे, या 370 रुपये पे चला गया, अब आप क्या करोगे इसके अंदर, क्या आपको एसआईपी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिए थे, आपने 10 स्टॉक लिए थे, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके कितने हो गए, 100 स्टॉक हो गए सपोज ये। ठीक है, 100 हो गए। अब आपका प्रॉफिट भी ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन क्या आपको इसमें एसआईपी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन कितनी अमाउंट करनी चाहिए, अब आपको ऐसे नहीं कि आप सीधे 100 लेना स्टार्ट कर दो यहाँ पर, या 25-25 लेना कर दो, स्टार्ट कर दो। अब आपको क्या करना है, जितना आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, जैसे सपोज 20% का अगर अप्रिसिएशन हुआ है, तो आपको क्या करना है, 20, जिस दिन ये 1% गिरेगा, 2% गिरेगा, 5% गिरेगा, 5% गिरेगा, आपको 5 स्टॉक लेने हैं। ठीक है, 10% गिरेगा, 10 स्टॉक लेने, 1% गिरेगा, 1 स्टॉक लेना। तो जितना परसेंटेज ये गिरेगा, उतने नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको लेने हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर लेने। ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होगा, ये मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है कि अगर ये 1% गिरता है तो 1 स्टॉक लेना है, 10% गिरेगा तो 10 स्टॉक लेने हैं आप। इस तरीके से आपको एसआईपी करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो एक अच्छी लर्निंग हुई है, जिसमें मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाया है। देखो, अगर मैं अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाऊं,
तो एक अच्छा पोर्टफोलियो, मेरे हिसाब से तो अच्छा पोर्टफोलियो है। अगर 2.5-3 महीने में मैंने 5.80 का रिटर्न किया है ईटीएफ के अंदर, देखो ये सिर्फ ईटीएफ के अंदर है, ये सारे ईटीएफ हैं देखो। 14% है, 9.70% है, ये सारे देखो 11% है, 8% है, ये 2.5 महीने के अंदर ये सारे प्रॉफिट मुझे दिखाई दिए हैं। 15% का प्रॉफिट है देखो, वो मोमेंटम में 15% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होता है कि सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो प्रॉफिट है, जो हमारा अमाउंट है जो बचाया हुआ, हम ईटीएफ के अंदर हम करते जाएं। तो ईटीएफ के अंदर मैंने क्या किया है कि थोड़ा थोड़ा करके इसको इन्वेस्टमेंट करता गया 3 महीने के आसपास करता गया। तो ये हमारा जो इसमें जो हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू थी वो इतनी है, और करंट वैल्यू हमारी इतनी हो गई, तो प्रॉफिट हमारा 5.80% के आसपास हो गया। तो इसमें हम धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। और ये नॉट फॉर सेल है, ये एक गुल्लक है। ये हमारा एक ऐसा डीमेट अकाउंट है जिसके अंदर हमने क्या किया है कि उसके अंदर हमने ईटीएफ, उसके अंदर हमने ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करके ईटीएफ से जो इनकम होती है वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते हैं। और इसके बाद ईटीएफ के बाद हम कुछ अमाउंट अब स्टॉक्स में भी हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक बेसिक लर्निंग आपके सामने हम लेके आए थे कि किस तरीके से हम अब स्टॉक्स के अंदर भी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट दोनों में होनी चाहिए, ईटीएफ के अंदर भी होनी चाहिए और स्टॉक्स के अंदर भी होनी चाहिए। तो स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट, देखो ईटीएफ के अंदर रिस्की नहीं है ये, लेकिन जो स्टॉक्स के अंदर ना बहुत रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ईटीएफ में कोई रिस्क ही नहीं है, अगर आपने ले लिया तो ऊपर आने ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है ईटीएफ के अंदर। तो इसलिए हमारी पहली प्रायोरिटी होती है ईटीएफ, और दूसरी प्रायोरिटी होगी हमारी स्टॉक्स। हम वो स्टॉक लेंगे जो हम 15 साल के लिए लेंगे। ठीक है, 15 साल बाद देख लेना उनका कितना अच्छा रिटर्न निकलेगा। और चाहे हम एक एक दो दो पाँच पाँच करके लेंगे तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या हम कर रहे हैं इसके अंदर। तो जो भी हम आगे की इन्वेस्टमेंट होंगी, जो भी बेसिक लर्निंग होगी, वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग के साथ और एक नई चर्चा के साथ।